मैं तो दिल्ली की हूँ, इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो दिल्ली का एमसीडी चुनाव है। आज दिल्ली में ये हालात है कि किसी को अपने घर किसी को बुलाना होता है तो वो कहते हैं वो जहाँ पे कूड़े का ढेर पड़ा है ना वहाँ से लेफ्ट ले लेना। विदिन 1 ईयर दिल्ली वालों को एक बहुत क्लियर कट डिफरेंस दिखने लग जाए। ये तो मुद्दा लक्ष्मी जी और गणेश जी का इसलिए उठा था क्योंकि वो दिवाली का समय था। हमने ये कहीं नहीं कहा कि इकोनॉमी में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी में सब कुछ करने की ज़रूरत है। हम तो देखिए अपने काम के आधार पर ही वोट मांगते हैं। तो आदेश गुप्ता जी दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरा उनको चैलेंज है कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि अगर हमने 15 साल में दिल्ली साफ की है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। हमारे पास एक जादू की छड़ी है, हमारी ईमानदारी है। नमस्ते, मेरा नाम है रियाशी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। चुनाव का माहौल है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है। हाल ही में वोटिंग हुई है और रिजल्ट्स भी जल्दी आने वाले हैं। चुनाव एक ऐसा समय है जब लोग एक होप के साथ अपना नेता चुनते हैं, उसे सत्ता दिलाते हैं और आशा करते हैं कि अब वो चेंज लाएगा, वो सारे काम करेगा जो अभी तक नहीं हो पाए। हमने सोचा कि क्यों ना उन पॉलिटिशियन से बात की जाए जो कि चेंज लाने की कोशिश करते हैं और जिनसे जनता को भी बहुत उम्मीद है। तो मैं आ गई हूँ आम आदमी पार्टी के एक जाने माने चेहरे के पास और कालका जी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए आतिशी जी के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आतिशी जी, पॉलिटिक्स में परसेप्शन और इमेज कितना महत्व रखता है ये हम सब जानते हैं। जनता के बीच आपकी इमेज है एक सिंपल, सोबर, ग्राउंडेड लेडी के रूप में। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से आप में वो कौन सी क्वालिटी है जो कि आपको एक पीपल्स लीडर बनाती है? देखिए मैं टफ क्वेश्चन बट मुझे लगता है कि अगर आप आम आदमी पार्टी को जनरली देखिए तो जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलएस हैं, आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और यही शायद हमारी पॉलिटिकल सक्सेस का कारण है कि हम जो प्रॉमिसेस भी लेकर आते हैं, हम जो पॉलिसीज़ भी लेकर आते हैं, वो ग्राउंड से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं के आधार पर होती हैं, ग्राउंड से जुड़ी हुई लोगों के एक्सपीरियंसेस के आधार पर होती हैं। तो चाहे हम एजुकेशन की पॉलिसी बना रहे हों, चाहे हम हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी बना रहे हों, या चाहे अब हम एमसीडी में साफ़ सफाई की बात कर रहे हों, पार्क्स की बात कर रहे हों, पार्किंग की बात कर रहे हैं, हमें जनता की नब्ज़ पता है क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। हमें पता है कि लोगों को किस एरिया के किन लोगों को पार्किंग की समस्या है, कहाँ पर लोगों को पार्क से रिलेटेड इशू है। सफाई का इशू तो देखिए पूरी दिल्ली में ही हर जगह है। तो मुझे लगता है चाहे मैं हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी के कोई भी लीडर्स हों, इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि हम ग्राउंड से जुड़े हुए रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करते हैं। मैं अभी आपसे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट भी जानना चाहूँगी क्योंकि बहुत जगह चुनाव है। तो इस समय आपकी प्रायोरिटी क्या है? कौन से चुनाव, कौन से मुद्दे? देखिए अभी मैं तो दिल्ली की हूँ, इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो दिल्ली का एमसीडी चुनाव है। इसलिए भी एमसीडी चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि है ये कि दिल्ली में 2 सरकारें चलती हैं। एक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चलती है, जिनके पास बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक की जिम्मेदारी है। लेकिन इसी दिल्ली में एमसीडी की भी सरकार चलती है और बहुत सारे जो लोगों के डे टू डे इश्यूज़ हैं वो एमसीडी से जुड़े हुए होते हैं कि मेरे एरिया में सफाई हुई कि नहीं हुई, ये एमसीडी को इंश्योर करना है। हमारी जो छोटी सड़कें हैं, जो कॉलोनी के अंदर की गलियां हैं, रोड्स हैं, वो सारी एमसीडी को बनानी होती हैं। किसी भी एरिया में पार्किंग का प्रोविज़न एमसीडी को करना होता है, पार्क्स को मेंटेन एमसीडी को करना होता है। जो इतने सारे आवारा पशु घूम रहे होते हैं आजकल, डॉग्स की वजह से, स्ट्रे डॉग्स की वजह से बहुत सीरियस प्रॉब्लम है अलग अलग कॉलोनीज़ में लोगों को। तो उन सारा आवारा पशुओं को मैनेज करना एमसीडी का काम है। तो ये आधी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी के पास है, आधी जिम्मेदारी एमसीडी के पास है। तो पब्लिक बेसिकली ये चाहती है कि भाई सारी जिम्मेदारी आप एक जगह दे दीजिए कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सरकार चलाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से चलाते हैं, तो इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल जी को लेके आया जाए कि जैसा काम दिल्ली सरकार में हुआ है वैसा ही काम एमसीडी में भी हो। आतिशी जी, आपकी जो केजरीवाल जी की 10 गारंटी लिस्ट हैं वो हम जानते हैं। अभी अगर जनता का दिल जीत पाते हैं आप, तो उन गारंटीज में से सबसे पहला मुद्दा आप कौन सा सॉल्व करेंगे? और क्योंकि वादे बहुत पॉलिटिकल पार्टीज करती है, लेकिन आपसे लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अप्रॉक्सीमेट टाइम लिमिट जब तक ये मसला सुलझा पाएंगे आप? देखिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी साफ़ सफाई।
बिकॉज ये एमसीडी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और अक्रॉस द बोर्ड दिल्ली वाले परेशान हैं। लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो एक छोटा सा मिनी कूड़े का ढेर उन्हें घर पे दिख जाता है। वो जैसे ही कॉलोनी के एंट्रेंस पे जाते हैं उससे बड़ा कूड़े का ढेर उन्हें दिख जाता है। फिर वो मार्केट जाते हैं वहाँ पर कूड़ा दिख जाता है। कॉलोनी के बाहर तक जाते हैं तो एक मिनी कूड़े का पहाड़ उन्हें दिख जाता है। शहर की बाउंड्री तक पहुँच जाते हैं तो कुतुब मीनार की हाइट का कूड़े का पहाड़ उनको दिख जाता है। ये दिल्ली वालों का डे टू डे एक्सपीरियंस है। आज दिल्ली में ये हालात है कि किसी को अपने घर किसी को बुलाना होता है तो वो कहते हैं वो जहाँ पे कूड़े का ढेर पड़ा है ना वहाँ से लेफ्ट ले लेना, उस गली में मेरा घर है। क्योंकि कूड़ा अब ऑलमोस्ट सर्वव्यापी हो गया है, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। तो डेफिनेटली साफ सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। और मैं ये मानती हूँ दैट विद इन 1 ईयर दिल्ली वालों को एक बहुत क्लियर कट डिफरेंस दिखने लग जाएगा। आतिश जी, हम नोएडा से आते हैं एक्चुअली, अभी हम नोएडा से आए हैं आपका इंटरव्यू लेने, तो हम घुसे हैं तो हमारा गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ आपका स्वागत करता है। मेरे भी ना कई रिलेटिव्स दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो जो कोई पहली बार दिल्ली आ रहा होता है बस से या ट्रेन से या कार से, तो जैसे वो कई बार पूछते हैं ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि दिल्ली का स्टेशन कहाँ आ रहा है, क्योंकि ट्रेन कई बार दिल्ली पे टर्मिनेट नहीं होती। तो हम उन्हें बताते हैं कि जब आपको कूड़े का पहाड़ दिख जाएगा ना, इसका मतलब दिल्ली का स्टेशन आने वाला है। तो कौन कहना चाहता है अपने शहर के बारे में? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड है। हम एक सुपर पावर होने का प्रयास कर रहे हैं और देश की राजधानी की आइडेंटिटी अगर कूड़े के पहाड़ से आएगी तो ये तो शर्म की बात है। तो अगर जनता मौका देती है आपको, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूंगी तो मैं क्या होप कर सकती हूँ कि वो पहाड़ वहाँ पर नहीं होगा? और देखिए, ये कूड़े का पहाड़ हटाने का तो 5 साल का समय लगेगा, क्योंकि ये जो कूड़े के पहाड़ इकट्ठे हुए हैं ये पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिल्ली वालों को देन दी है। तो डेफिनेटली अगर मैं ये कहूँगी कि हम इसे 6 महीने में 1 साल में हटा देंगे तो ये तो ओवर प्रॉमिस करना होगा। लेकिन कूड़े का पहाड़ 5 साल में हम डेफिनेटली इन तीनों को साफ कर देंगे। लेकिन जहाँ तक दिल्ली के लोकेलिटीज़ की, मार्केट्स की, रेजिडेंशियल एरियाज़ की साफ़ सफाई की बात है, इतना तो हम वादा कर सकते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर दिल्ली वालों को एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट दिल्ली की साफ़ सफाई में दिखेगा। ओके आतिश जी, एक और चीज़ जो आपसे पूछनी है मुझे, वो ये है कि लोगों के बीच में ऐसा परसेप्शन है कि आम आदमी पार्टी में काफ़ी युवा नेता हैं, तो अब मोनोटोनस तरीके से कामकाज नहीं होगा। चेंज लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशन है लोगों को, और आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपने एजुकेशन लाइन में बहुत काम किया है यहाँ पे। तो अभी ये मुद्दा तो हमें उठाना ही चाहिए। तो यूथ के लिए अब आगे क्या बदलने की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आपसे? देखिए, यूथ के लिए तो ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ अगर मैं देखती हूँ जो आम आदमी पार्टी ने करी है, वो तो यूथ को रिप्रेजेंटेशन दिया है। दैट यूथ को पहली बार ऐसा लगा है कि हम भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, हम भी पॉलिटिक्स में भागीदारी कर सकते हैं। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वन ऑफ आवर काउंसलर कैंडिडेट्स इज़ अ 23 ईयर ओल्ड फैशन डिज़ाइनर। एक ऐसी उम्र पे जब यूथ सोच रहा होता है कि हमें नया फ़ोन खरीदना है, हमें नए कपड़े खरीदने हैं, नए फैशन में क्या आया है, उस समय 23 ईयर ओल्ड फैशन डिज़ाइनर सेज कि नहीं, मैं अपने एरिया में काम करना चाहती हूँ, मैं अपने एरिया को साफ़ करना चाहती हूँ, मैं जिस लोकेलिटी में बढ़ी हुई हूँ मैं उसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ। आई थिंक ये बहुत बड़ा चेंज है इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशन। दूसरा मुझे लगता है, देखिए, यूथ क्या चाहता है? यूथ ये चाहता है कि हमारा शहर साफ़ सुथरा हो। यूथ थोड़ी चाहता है कि हम दिल्ली छोड़ के यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि भाई अगर हमारे एरिया में साफ़ सफाई नहीं है और हम थोड़ा सा हो सकता है किसी और शहर में रहें, किसी और देश में रहें, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो यूथ की एस्पिरेशन एक बेटर लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ और एक वर्ल्ड क्लास सिटी की है। तो मुझे ये लगता है कि ये वर्ल्ड क्लास सिटी तब संभव है जब दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों ही एक पार्टी की गवर्नेंस में जब आ जाती है ना, तभी दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन पाएगा, वरना ये रोज़ लड़ाई, रोज़ झगड़ा बना रहेगा। मैं जब भी किसी भी पॉलिटिशियन से इंटरव्यू करने जाती हूँ, मैं हमेशा यूथ की बात ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इट्स अ फैक्ट कि वी आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और इन्हीं मुद्दों को आई थिंक हर जगह हाईलाइट करना चाहिए और बात करनी चाहिए, जैसे आप करते हैं कि कैसे यूथ के लिए बेटर चीज़ें हों। लेकिन इलेक्शंस आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज धार्मिक रूप अपना लेती हैं। अब एक ऐसा ही आरोप आपकी पार्टी पे भी लगा जब केजरीवाल जी ने नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पिक्चर लगाने का रिक्वेस्ट किया। लोगों ने आरोप लगाया कि इस देश में हर धर्म समुदाय के लोग हैं, तो ये बहुत इंक्लूसिव डिमांड नहीं है। व्हाट इज़ योर रिएक्शन टू दैट?
देखिए, सबसे पहले तो उस डिमांड का इलेक्शन से कोई लेना-देना नहीं था। हमने तो बहुत स्पष्ट तौर से कहा था कि अगर कोई भी सोचे कि ये इलेक्शन से रिलेटेड है, तो आप अभी छोड़ दीजिए, इलेक्शन के बाद कर लीजिए। ये तो मुद्दा लक्ष्मी जी और गणेश जी का इसलिए उठा था क्योंकि वो दिवाली का समय था और दिवाली एक ऐसा समय होता है जब लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन तकरीबन सभी परिवारों में किया जाता है। देखिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी को नोट पर लेके आना वो एक गुड लक की जिसकी हम बात करते हैं ना, हम सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहते हैं, आपने भी जैसे एक ये पहना हुआ है, ये गुड लक चार्म है। क्योंकि हम किसी चीज़ को एक पॉजिटिविटी का सिंबल मानते हैं। हम ये मानते हैं कि उससे हो सकता है कि चाहे भगवान का, चाहे सृष्टि का आशीर्वाद हम पे बना रहे। तो आई थिंक यही उसका आशय था कि अगर जैसे हम अपने घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं समृद्धि के लिए, तो अगर उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो उसमें देश की समृद्धि में भी बेहतरी आएगी। हमने ये कहीं नहीं कहा कि इकोनॉमी में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमी में सब कुछ करने की ज़रूरत है। जॉब्स की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन की ज़रूरत है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की ज़रूरत है, उस सब की तो ज़रूरत है ही है। ये वैसी बात है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, अपनी पूरी पढ़ाई करके जाते हैं, हम पूरी तैयारी करके जाते हैं, हम किताब पढ़ के जाते हैं, हम टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करके जाते हैं, लेकिन फिर भी हम एग्ज़ाम जाने से पहले मंदिर में मत्था टेक के जाते हैं। तो ये वैसी ही बात है। और आप एमसीडी चुनावों के लिए स्टार कैंपेनर भी हैं। उसी लिस्ट में राजेंद्र पाल गौतम जी का भी नाम है, जो कि अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्शियल इवेंट में जाने की वजह से थोड़ा-सा बवाल मचा उनके उस पे। तो लोगों ने बोला कि धर्मांतरण के ऊपर उन्होंने बयान दिया। तो विल दैट अफेक्ट योर स्ट्रैटेजी इन एनी व्हिच वे? देखिए, हमारे पार्टी के सारे नेता दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में जाते हैं। दिल्ली के अलग-अलग एरियाज़ में जाते हैं और अपना प्रचार करते हैं। और हमारे लिए कोर मुद्दा, चाहे वो पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक हो, वो बेसिकली ये है कि हमने क्या काम किया है, हम एमसीडी में क्या काम कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है। हम तो देखिए अपने काम के आधार पर ही वोट माँगते हैं। चाहे हमारा कोई भी स्टार प्रचारक हो, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे राजेंद्र गौतम जी हों, हमारा एक ही मुद्दा है, दिल्ली वालों के लिए काम। इनफैक्ट मैं तो बीजेपी वालों से ये चाहती हूँ कि जैसे जब अरविंद केजरीवाल जी वोट मांगने आए थे ना 2020 में, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैंने 5 साल काम किया है तो मुझे वोट दो, वरना मुझे वोट मत दो। तो आदेश गुप्ता जी दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरा उनको चैलेंज है कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि अगर हमने 15 साल में दिल्ली साफ की है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब उन बेचारों की क्या समस्या है? उन बेचारों के पास काम पे वोट मांगने के लिए है ही नहीं, इसलिए वो कभी एक मुद्दे में भटकाने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरे मुद्दे में भटकाने की कोशिश करते हैं, कभी तीसरे मुद्दे में भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो उनके भटकाने से भटकती नहीं है। एक और कंसर्न है कि आपके पार्टी के लीडर्स की बहुत ऐसी इमेज है कि आप लोग बहुत कर्मठ लोग हैं और ये कंसर्न कैसे है? ये तो अच्छी चीज़ है। नहीं, कंसर्न अब आएगा आगे। जो आपकी एक्चुअली आम आदमी पार्टी वाज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी इन द बिगिनिंग, इट वाज अ कैंपेन। और आपके इस कैंपेन से जो लोग जुड़े थे उन्होंने केजरीवाल जी पे बोला है कि उनको पावर का नशा हो गया। मैं अन्ना हजारे जी की बात कर रही हूँ, उन्होंने लेटर में मेंशन किया था। तो जब ऐसे आरोप लगते हैं तो आपको लगता है कि जनता पे इसका असर पड़ेगा? हो सकता है आपके अच्छे काम छुपा देते हैं ऐसे कमेंट्स कई बार। देखिए, जनता इस बात को देखती है कि किस सरकार ने, किस पार्टी ने क्या काम किया, किसने क्या काम नहीं किया। दिल्ली की जनता ये देखती है कि एक अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जो बिजली भी फ्री देती है, पानी भी फ्री देती है, इलाज भी फ्री देती है, शिक्षा भी फ्री देती है, बस की यात्रा भी फ्री देती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी फ्री देती है। कोई भी जनता के काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास पैसा है और वो डिलीवर करके दिखाती है। दूसरी तरफ वो ये भी देखते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार चलती है, जो हर 2 महीने में हाथ खड़ा करके कह देते हैं जी हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, सफाई कर्मचारी के लिए पैसे नहीं है, टीचरों के लिए पैसे नहीं है, नर्सेज के लिए पैसे नहीं है। तो ये तो दिल्ली की जनता देख रही है ना कि कौन है। अच्छा, वो बीजेपी के बारे में दूसरी चीज़ भी देखते हैं कि जब पार्षद 5 साल पहले वोट मांगने आया था तो अपने 2 व्हीलर चलाते हुए आया था, अब बड़ी-बड़ी महंगी विदेशी गाड़ियों में चल रहा है। वो ये देखने आते हैं कि जब वो वोट मांगने आया था तो हमारी तरह कच्ची कॉलोनी में रहता था, अब देखते हैं सड़क के उस पार पॉश कॉलोनी में 3 तल्ले की कोठी है उसकी। तो वो ये समझ रहे हैं कि कौन से नेता, कौन सी पार्टी अपनी जेब में पैसा डालते हैं और कौन से नेता अरविंद केजरीवाल जैसे जनता की जेब में पैसा डालते हैं। ये जनता को सब स्पष्ट है। बस एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूँगी। कई सरकारें डेट में हैं और आपकी सरकार
लोगों को, उनके लिए आप फ्रीबीज, लोग ऐसा मेंशन करते हैं, आप उनको हेल्प मुहैया कराते हैं, आप एक उनको सिक्योरिटी नेट देते हैं, एज यू कॉल इट। तो कैसे आपकी पार्टी के पास कौन सी जादू की झड़ी है कि बाकी सरकारें जब डेट में है तो आम आदमी पार्टी कर पा रही है ये काम, बाकी क्यों नहीं कर पा रहे स्टेट्स? हमारे पास एक जादू की छड़ी है, हमारी ईमानदारी है। बेसिकली आप देखिए क्यों नहीं है सरकारों के पास पैसा। ऐसा थोड़ी है कि अरविंद केजरीवाल जी कोई जादू की छड़ी थोड़ी लेके आए हैं। उनके पास भी वही रिसोर्सेज थे, वही टैक्सेस थे, वही सोर्सेज ऑफ इनकम थे। लेकिन 2015 और 2020 के बीच में उन्होंने दिल्ली का रेवेन्यू, दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ा के 60,000 करोड़ कर दिया। इस साल दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ है। देखिए पैसा पेड़ पे तो नहीं लग रहा ना, पैसा तो इसी इकोनॉमी से आ रहा है, इसी शहर से आ रहा है, यहीं के लोगों के ट्रेडर्स के टैक्सेस से आ रहा है। लेकिन हम अपनी जेब में पैसा नहीं डालते हैं, हम अपनी जेब में पैसा नहीं भरते हैं, हम जनता की जेब में पैसा डालते हैं। और इसलिए अरविंद केजरीवाल सब कुछ फ्री देते हुए भी मुनाफे की सरकार चलाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वाले जनता को कुछ ना देते हुए भी घाटे की सरकार चलाते हैं। ये दोनों मॉडल देश के सामने उपलब्ध हैं और जनता को स्पष्ट है। थैंक यू आतिशी जी, क्योंकि आपने एजुकेशन लाइन में बहुत काम किया है, एक मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहती हूँ, मैं आपके साथ उन स्कूल्स में विजिट करना चाहती हूँ जहाँ पे आपने काम किया, जिससे हम रियलिटी दिखा पाए ऑडियंस को। बिल्कुल 100%। इज दैट अ प्रॉमिस? यस, हम आपको लेके जाएंगे। आप दिल्ली के किसी हिस्से में चाहें, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कालका जी में चाहें, आप जहाँ चाहेंगी हम वहाँ पे आपको स्कूल लेके जाएंगे। ओके, थैंक यू, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे एबीपी लाइव। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन।